नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा कल हमने जो क्लास 11th की जो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसमें कि जो लॉज हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में 5 लॉ थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट, सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड था आपके पास क्या, गै-लुसेक लॉ। फोर्थ था एवोगैड्रो, और एक जो फिफ्थ आपके पास आता है वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 5 लॉ के बारे में हमने क्या की थी, स्टडी की थी। अब थोड़ा और डिटेल से देखते हैं उन लॉ के बारे में। जो फर्स्ट लॉ था हमारे पास, ठीक है बेटा, जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी, और इसके बारे में क्या कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ये पढ़ा था हमने। तो देखिएगा, इस लॉ की भी लिमिटेशन है आपके पास, और वो लिमिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, समझने की कोशिश करिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो लो तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन में, जो भी आपके पास नीट जेई का होगा तो वो क्वेश्चन पुटअप करता है लिमिटेशन से। जिस लो की भी जो भी लिमिटेशन है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें कि लिमिटेशन कंजर्वेशन ऑफ, देखिए कल हमने ये डिटेल में किया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी आपके पास एक लिमिटेशन आती है, और लिमिटेशन क्या है बेटा, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि जहां पे भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे बेटा अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। क्यों? इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन mass is converted into एनर्जी। यानी कि जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो वहां से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे भी आप वहां से उसको फ्यूजन करवाओगे, किसका, यूरेनियम का फ्यूजन करवाओगे, तो जो मास आपने लिया था वो उसका मास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पे अप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमने ये पढ़ा था कि मास ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जो आपके पास इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में है, जो मास वो एनर्जी के अंदर कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है। तो आप देखोगे कि आपने कुछ मास लिया था, बाद में आपको पता लगा कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में। जिसकी इक्वेशन आपके पास है डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा mc², ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या है, इसकी इक्वेशन है, ठीक है जी। ये इक्वेशन है यहाँ पे, यानी कि जो एनर्जी है, जो आपके पास मास है, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसके अंदर, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है कंजर्वेशन ऑफ मास की। ये क्या है आपके पास, इसकी लिमिटेशन है कि आपके पास जो भी आपके पास क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है आपके पास, एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, जब आप उस पर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे, पहले तो वो क्या होगी, अप्लीकेबल नहीं होगी। कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट
अप्लीकेबल ऑन द, किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे अप्लीकेबल नहीं होगी वो रिएक्शन। किस लिए अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि जो मास है वो सीधा कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। ठीक है भाई, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर। अब देखिएगा, जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है तो उस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे किस प्रकार के यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है भाई, तो वो देखते हैं। कंटेंट, आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा यानी कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मिलेंगी आपको। कंटेंट आपको पूरा मीन्स आपको जहाँ पे भी आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं वहाँ आप देखोगे सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से करवाया जाएगा कि लो कंजर्वेशन मास कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहीं भी ऐसा नहीं करवाया जाएगा कि उसकी लिमिटेशन, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम आपको पूरा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो भी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट आपको चीज़ें जो लेवल तक लेके जाए आपको, कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो आपको लगे ना कि ये तो हमने देखा ही नहीं है कभी। तो उस प्रकार के तो क्वेश्चन देखिए बेटा, किस प्रकार से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ, आपको बताना है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर ट्रू है तो यहाँ पे आप बताइए कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का क्या मास होगा, वो रिएक्ट करेगा 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेटा देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे जो हायर लेवल में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसमें रिएक्शन देखना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिएक्शन के। तो देखिएगा, फर्स्ट क्या दे रखा है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि हमें पता है कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिख लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3। ठीक है बेटा, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन सबने पढ़ी है। क्या बनाएगा ये बताइएगा, इसने बताया एक तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 बनेगा, दूसरा आपके पास क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, यही फॉर्मेशन होगी भाई, यही बनेगा आपके पास, यानी कि AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। देखिए बेटा, यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन बन रही है आपके पास।
ये रिएक्शन है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमें मास निकालना है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, इसका, तो इसको मान लीजिए x, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा था कि जो आपके पास दूसरी डेफिनेशन ये थी कि जो आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तभी तो होगा ना भाई कि जब आपके पास मास ना तो क्रिएट होगा ना उसको डिस्टोर्ट किया जा सकता, यानी कि यहाँ पे जो मास होगा सेम वहीं पे प्रोडक्ट में जो सेम वही मास होगा। तो यानी कि इसने पूछा कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, प्लस में NaCl का सोडियम क्लोराइड का आपको दिया हुआ है कितना, 5.85, ठीक है। क्या बना है आपके पास, फॉर्मेशन में प्रोड्यूस 14.35 ग्राम, यानी कि 14.3.5 ग्राम क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड बना है, और इसके साथ 8.5 ग्राम क्या बना है, आपके पास सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये तो आसानी से हो जाएगा आपको, x प्लस 5.85 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिएगा बेटा, ठीक है कि नहीं, इनको ऐड कर लीजिएगा, कितना है आपके पास 22.85, आई थिंक इतना अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है भाई, क्या इतना अप्रोक्सीमेट आ रहा है आपके पास। जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे x की वैल्यू, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 ग्राम आ जाएगा x की। दिस इज द आंसर, हमें क्या निकालना है, x ही निकालना था बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है जी, क्या करना था, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी आपको यहाँ से, ठीक है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये कितना 17 ग्राम आ गया, इसको माइनस करेंगे, ठीक है भाई, इनको ऐड कर लीजिएगा, 20 ग्राम आ गया आपके पास, x की वैल्यू, इसको चलो मैं कर भी देता हूँ, x इज इक्वल टू 22.85 माइनस 5.85, तो x आ गया आपके पास कितना, 17 ग्राम, x कितना आ गया 17 ग्राम, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ये आपके पास क्वेश्चन, ये है रो, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। मेन इसकी लिमिटेशन याद रखिएगा कि ये सिर्फ किस पे अप्लीकेबल नहीं होगा, किसके ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्शन पे अप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो आपके पास मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया इस कंप्लीट। नेक्स्ट क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यही था, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन इसको बोल सकते हैं। सेकेंड जो आपके पास था, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो सेकेंड लॉ का हमने बात की थी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, ये हमारे पास सेकेंड लॉ था, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सेकेंड लॉ क्या था कि जब दो आपके पास दो किसी एलिमेंट को आप कंबाइन करोगे, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करोगे, और जो कंपाउंड बनेगा तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो में बनेगा, जो हमने कल एग्जांपल किया था किसका, वाटर का किया था, याद होगा आप लोगों को, हाइड्रोजन के कितने, दो है तो मास कितना होगा 2,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास 16, तो फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो में आया था 1:8। ये एग्जाम्पल हमने कल किया था, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, इसकी लिमिटेशन से, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन है हमारे पास कि ये अप्लीकेबल नहीं होगा किसके ऊपर, जो ऐसे कंपाउंड हैं या ऐसे एलिमेंट है जिनके आइसोटोप्स है बहुत सारे, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स, ठीक है, उन पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे मैंने कल CO2 का करवाया था कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो ये उस पे अप्लीकेबल नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड पे, क्योंकि कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, ठीक है। तो देखिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा पहले, क्या है, द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, यह अप्लीकेबल नहीं होगा, इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट in different isotope, in different isotopes which may be involved, which may be involved in the formation of, in the formation of, in the formation of कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड के फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके आइसोटोप्स हैं, तो उस पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कल हमने जो एग्जांपल किया था उसी से मैं रिलेट करता हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बन का एक आइसोटोप तो होता है CO2 यानी कि 12 कार्बन का, दूसरा आइसोटोप होता है CO2 14 यानी कि कार्बन का, जो आपके पास मास है उस पे आइसोटोप, एटॉमिक नंबर तो सेम है 6, मास नंबर डिफरेंट, उसी को तो क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास क्या हो, डिफरेंट हो, दैट इज नोन एज द आइसोटोप। अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज निकालूं कार्बन की परसेंटेज, ठीक है, तो दोनों क्या क्या आएगी, अलग अलग परसेंटेज आएगी। अगर कार्बन के परसेंटेज की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है बेटा, 12 है, ठीक है, इसका तो 12 एटॉमिक नंबर है, इसका कितना हो जाएगा 32, अब उनको सर 32 कैसे, अरे भाई इसका मास कितना होता है 16, एक ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, दो का 32, तो इनको ऐड ही तो करना, डिवाइड बाय, यानी कि जिसका हम निकाल रहे हैं परसेंटेज कैसे निकलती है, जिसका निकाल रहे हो वो डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 44, 32 प्लस 12 44, और इनटू में 100, और इनटू में 100, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं परसेंटेज निकालूं कार्बन का यहाँ पे, तो ये 40, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई 14 ना, तो ये 46 हो जाएगा यहाँ पे 46, परसेंटेज की बात हो रही है तो 100। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कार्बन का जो कंपोजिशन है वो अलग आएगा, यहाँ पे कार्बन का कंपोजिशन अलग आएगा, इसलिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा उन पे, उन एटम्स पे या उन कंपाउंड्स पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके पास, किसके अंदर, जो कंपाउंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि उन एलिमेंट्स पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है बेटा, ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी, इसके बाद एक लिमिटेशन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इसकी, ये कंटेंट आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना है, बेस्ट कंटेंट जितना हो सके उतना बेस्ट,
साथ में क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं उससे रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, तो देखिएगा सेकंड आपके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन इसकी जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा द रिवर्स ऑफ दिस लॉ, द रिवर्स ऑफ दिस लॉ is not true, is not true, element may combine, element may combine in the same, in the same mass ratio, mass ratio, but compounds can be, but compounds can be different, but compounds can be different। ठीक है, अब समझने की सब, एक तो ये लाइन है, ठीक है। दूसरा है द रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू, यानी कि जब इस लॉ को रिवर्स करोगे वो ट्रू नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा मेरे पास दो कंपाउंड है, सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड है, दो ही कंपाउंड लिए मैंने और वो क्या है, दोनों सेम है। बेटा ध्यान रखना क्या है, सेम है। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट होंगे सेम कंपाउंड है और उसका जो मैं परसेंटेज निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि परसेंटेज ऑफ दी, यानी कि जो भी परसेंटेज निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ दी एलिमेंट रिमेन सेम, एलिमेंट रिमेन सेम। ठीक, कोई भी कंपाउंड सेम कंपाउंड है, कोई भी दो कंपाउंड लिए, ठीक है, उनका उनके अंदर जो भी एलिमेंट है, क्योंकि सेम कंपाउंड ले रहे हैं तो भाई सेम ही एलिमेंट होंगे। अगर मानिएगा मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ वाटर H2, यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, वाटर लिया। अब वहाँ पे आप परसेंटेज निकालोगे, H2 का निकाल लीजिएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लीजिएगा, क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। क्योंकि पर्टिकुलर बोला इसने एलिमेंट रिमेन सेम, यानी कि जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रिमेन सेम होगा। अच्छा, अब इसका इसने बोला है कि रिवर्स, इसका रिवर्स क्या हो सकता है, यही तो है मेन इंपॉर्टेंट। यानी कि एक चीज में मानिएगा यहाँ पे भी वाटर था, एक कंपाउंड, और यहाँ पे भी वाटर था। ठीक है, अब परसेंटेज निकाल लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, 2, 16, 18, सॉरी इसकी हाइड्रोजन की निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन कितना 2 है, डिवाइड बाय 16 2 18 इंटू 100। यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ हाइड्रोजन की परसेंटेज इसमें, तो क्या होगा बेटा, 2 डिवाइड बाय मास ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 18 और परसेंटेज के लिए 100। इनकी वैल्यू क्या सेम नहीं आएगी, मेरे को बताइएगा। इन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू क्या सेम आ गई है मेरे पास। अब इसको मेरे को रिवर्स करना है, यानी कि उल्टा, यानी कि इसका रिवर्स नॉट पॉसिबल, रिवर्स नॉट पॉसिबल। समझने की कोशिश करिए क्या कहना चाह रहे हैं। रिवर्स नॉट पॉसिबल का मतलब कि जो आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, उनका जब मैं परसेंटेज, इसका उल्टा क्या हो सकता है, देखिए अब ये तो क्या है कि भाई कंपाउंड थे, दो कंपाउंड सेम थे, 2 कंपाउंड्स आर सेम, उनमें जो एलिमेंट है उनका परसेंटेज क्या है, वो भी सेम है। अब इसका उल्टा क्या बन सकता है, रिवर्स, रिवर्स ये बनेगा कि आपके पास
जो एलिमेंट परसेंटेज है वो तो है क्या सेम, लेकिन कंपाउंड अलग अलग है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपके पास एलिमेंट परसेंटेज जब मैं निकालूंगा विद एग्जांपल करवाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, जो आपके पास परसेंटेज है एलिमेंट का वो तो रहेगा क्या सेम, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब ये कैसे पॉसिबल, लेट्स सी, देखिएगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ये रखते हैं इसको मैं, ठीक है। इसका रिवर्स करना है मेरे को, ये आपके लिमिटेशन में आएगा। अब देखिए मैं दो कंपाउंड लेता हूँ, एक तो आपके पास है ये ए है और ये बी है, C2H5OH, C2H5OH, क्या नाम है इसका जी, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा कंपाउंड CH3 ऑक्सीजन, CH3, ये जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो RO और ये R डैश, किसका होता है ये, ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है, ईथर, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, नाम भी लिख दोगे, मिथोक्सी, भाई एक कार्बन है तो क्या आएगा, मिथ, ऑक्सीजन जुड़ा है, मिथोक्सी, मिथाइल, मिथोक्सी मिथाइल, ठीक है जी, मिथोक्सी मिथाइल, क्योंकि इसको क्या रखेंगे, नंबर 1, ठीक है जी, क्योंकि ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके। अब देखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, अगर मैं इसको लिखूं, इसका अगर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूँ, बड़ा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, C2, ये 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 6 और ये ऑक्सीजन, क्या मोलिकुलर फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ, अरे बोलिए भाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है। सेम यहीं पे कार्बन कितने हैं, C2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, आ गया दो कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा कंपाउंड क्या है, ठीक है, दोनों कंपाउंड आ गए। अब देखिए दोनों कंपाउंड अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा, क्योंकि देखिए दो ही कार्बन है दो ही हाइड्रोजन, किसी का भी निकाल लीजिएगा सेम ही आएगा, मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक, इन ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बी, लिख सकता हूँ ये सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन बी, थर्ड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन बी इक्वल, ठीक है। यानी कि देखिए ये चीज तो सेम आ गई है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके क्या है, कंपाउंड के एलिमेंट है, ये तो सेम आएंगे। रिवर्स क्या बताया था, कंपाउंड डिफरेंट है, देख लीजिएगा कंपाउंड, एक अल्कोहल है और दूसरा ईथर है, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड तो आ गए आपके पास, लेकिन उसके एलिमेंट परसेंटेज एलिमेंट क्या है, सेम है। यानी कि इसका यूज यहाँ पे क्या था, दोनों कंपाउंड क्या थे, सेम थे। सेम कंपाउंड का मैंने क्या निकाला था, एलिमेंट परसेंटेज सेम था, लेकिन उसका रिवर्सिबल ये कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कंपाउंड में सेम है, लेकिन कंपाउंड दोनों अलग अलग है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टी आपको अलग मिलेगी, मिथोक्सी मिथाइल की प्रॉपर्टी आपको अलग मिलेगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको अलग अलग मिलेगी। ये था मेन, ठीक है भाई, ये था इसमें मेन इंपॉर्टेंट समझने का, कि जो आपके पास
कंपाउंड देव होंगे दो सेम कंपाउंड, जब ए दोनों सेम कंपाउंड है वाटर, इसका मैंने क्या निकाला, परसेंटेज निकाला। परसेंटेज देखिए इस प्रकार से निकालता है, कई लोग समझ में नहीं आएगा जी ऑक्सीजन का परसेंटेज, ले भाई ऑक्सीजन का परसेंटेज में निकाल देते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो आपके पास कितना होता है मास, 16 होता है, ठीक है, ये कितना होता है 16 to 18 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे भी निकाल लीजिएगा वही सेम 16/18 इंटू 100, ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे। यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल सकते हो, इसका कार्बन का भी निकाल सकते हो, सेम ही आएगा क्योंकि दो कार्बन है, दो ही कार्बन, हाइड्रोजन भी 6 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, तो परसेंटेज दोनों बराबर आएगा। लेकिन कंपाउंड यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कंपाउंड है बेटा, क्या है, डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है भाई, क्लियर है सबको, ठीक है, चलिएगा, ये इसकी लिमिटेशन थी भाई, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की लिमिटेशन थी। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की आपके पास ये लिमिटेशन है। अब इस पे किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछता है, यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुट कर सकते, एक तो इस प्रकार से आ सकता है, लिमिटेशन में पूछ सकते हैं, आप कर दोगे, अगर कंपाउंड सेम होगा उसकी परसेंटेज निकालना बोले तो आप निकाल दोगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा, और अगर कंपाउंड डिफरेंट होंगे तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा, लेकिन बाकी उसका कंपाउंड दो डिफरेंट यानी उसका रिवर्सिबल। चलिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं इस पे, ठीक है, देखिएगा 1.80 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल ऑफ ए सर्टेन मेटल burnt in a oxygen, burnt in a oxygen, ठीक है, in a oxygen give, क्या दिया है, 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, यानी कि कोई मेटल है भाई, कोई भी मेटल है, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन कोई मेटल और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न है, आपको पता है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, कितना बन रहा है 3.0, ठीक है, बर्न इन द ऑक्सीजन गिव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, जो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनेगा वो कितना बनेगा आपके पास 3 ग्राम बनेगा, ठीक है, 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, सेम ही मेटल है, ऑफ द सेम मेटल heated in steam, यानी कि भाप के अंदर स्टीम, उसको स्टीम प्रोवाइड किया गया, heated in steam gave 2.5 ग्राम of its oxide, show that these result illustrate, निष्कर्ष निकालना है, क्या निष्कर्ष देंगे, illustrate the law of constant proportion, डेफिनेट प्रोपोर्शन कांस्टेंट की बात, ठीक है, ये क्वेश्चन बताइएगा भाई कैसे करेंगे। अब काफियों को तो क्या होता है कि क्वेश्चन देख के कि जी सर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कैसे होगा, अरे बहुत आसान, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कि भाई 1.80 क्या है, मेटल है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, आप ऐसे मानिएगा कि दो कंटेनर है, एक कंटेनर ए एक कंटेनर बी, कंटेनर ए में 1.80 मेटल है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया, जो मेटल ऑक्साइड बना वो कितना बना 3 बना, ठीक है, दूसरे कंटेनर में 1.5 ग्राम लिया गया है, क्या मेटल लिया गया, उसको स्टीम से हीट किया गया,
और जो उसका ऑक्साइड बना 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड बना। सो इलस्ट्रेट कर रहा है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि हमें यहाँ पे क्या परसेंटेज निकालनी है मेटल की। निकाल लीजिएगा बेटा, बड़ा ही आसान है। परसेंटेज ऑफ मेटल, फर्स्ट कंटेनर निकाल लीजिएगा भाई, फर्स्ट कंटेनर ये रहा, ठीक है कि नहीं, सब कुछ दिया हुआ आपके पास। क्या है परसेंटेज ऑफ मेटल निकालोगे तो ये रही मेटल, और पूरा कंप्लीट रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड, आपको बेटा मेटल ऑक्साइड भी दिया हुआ है 3.0 इंटू में 100। दूसरे में कर लीजिएगा परसेंटेज ऑफ मेटल, मेटल की परसेंटेज, दूसरा क्या दे रखा बेटा 1.50। टोटल ऑक्साइड क्या भाई, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ओवरऑल क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो ओवरऑल तो लेना है पूरी रिएक्शन में। अब कहीं यहाँ पे कंफ्यूज होंगे सर, यहाँ पे तो 1.50 है, हमें तो वो दिया ही नहीं, 2.5 है। मेटल हीटेड, ऑक्सीजन का तो प्रेशर है भाई, ऑक्सीजन के उसमें हीट करने के बाद आपको कंपाउंड बना तो दिया, ओवरऑल टोटल पता तो लग गया। ये कितना है 2.50 इंटू में 100। अब इतने तो आप इंटेलिजेंट होंगे ही कि भाई मैथमेटिक्स तो सोल्व कर ही लेते होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अब भी ये भी सोल्व नहीं हो तो भाई अब इसका तो क्या इलाज है देखिएगा। जब सोल्व करोगे तो ये 60% बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो ये 60% बनेगा। दोनों का सेम आया आपके पास, देख लीजिएगा, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो में आपके पास आया है। क्या जी, ये आपके पास न्यूमेरिकल थी, ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल थी। इस प्रकार की न्यूमेरिकल वो पूछ लेता है आपसे। ठीक है जी, इस प्रकार की न्यूमेरिकल वो आपसे पूछ लेता है बेटा, इस प्रकार की न्यूमेरिकल आपसे कैलकुलेट करवा लेता है। ठीक है कि नहीं। तो कई हो पाया कि नहीं, अरे 6 आ गया परसेंटेज 100, 60 हो तो गया परसेंटेज भाई। कई कई सोचेंगे सर 600, भाई 600 कैसे आएगा, परसेंटेज हटाओगे तो 60 तो आएगा आपके पास। परसेंटेज में बात करें बेटा, अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा दोस्त। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को, ठीक है भाई, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं और आगे क्या करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आसानी से समझा देते हैं आपको। कल बात हुई थी कि जी H2O2 क्या बना था बेटा, वाटर। H2O2 क्या बना था, H2 और O2। ये बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। कितना 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, ये कितना था 8, ये 6। यानी कि जो कंपाउंड आपके पास, कोई कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा, एक आपके पास दो रिएक्शंस होंगी, उनमें दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे बेटा। एक कंपाउंड बनेगा पूरा रिएक्शन करने के बाद, और उस कंपाउंड में जो एक एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे,
और दूसरे का जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। आप इसका रेशियो निकाल लीजिएगा, सिंपल आ रहा है कि नहीं, 1:2। ठीक है, इसको और आसानी से समझाते हैं आपको कैसे। देखिए और एग्जांपल देखिएगा इसके कि कैसे। ठीक है जी, ये कार्बन है भाई, जब कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन करेगा, एक जब करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और एक करता है तो CO2 बना लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। यहाँ तक तो क्लियर होंगी सबको कि भाई जब एक रिएक्शन कर रहा है तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है दैट कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज़ें बन गई, अब निकाल लीजिएगा। एक तरफ CO को रखो, कार्बन मोनोऑक्साइड को रखिएगा, एक तरफ CO2 को रखो, इनके जो भी कंपाउंड दे रखे उनको रखिएगा। यहाँ पे कार्बन है आपका, यहाँ पे बेटा क्या ऑक्सीजन है, क्या है कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास नंबर 12, ये कितना 16, कार्बन 12, 32, फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो हो गया भाई, हो गया कि नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया भाई। एक को तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये जो आएगा ये होल नंबर रेशियो में आएगा, कैसे 1 और ये 2। बताइएगा क्या है इसमें। केमिस्ट्री बहुत आसान है, केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इजीएस्ट सब्जेक्ट, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए तो, अगर और भी समझ में नहीं आया और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिएगा नाइट्रोजन की जब बेटा आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो इसके तो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं भाई, इसके तो बहुत सारे बनते हैं। अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ करवाता तो एक कंपाउंड बनता है N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन कर लेता है, ये N2O3 भी बना लेता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बेटा N2O5 भी बना लेता है। इतने सारे कंपाउंड बना, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इतने सारे कंपाउंड की क्या कर लेता है, ये फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम कहोगे सर ये तो अलग ही है, इसको कैसे करेंगे, इसको भी करेंगे अपन, देखिएगा। सबसे पहले N2 क्या क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रखिएगा। दूसरे पे आ जाओ, NO है मेरे पास, फिर NO2 है मेरे पास, ये N2O है, ये फिर सॉरी NO2 के बाद N2O3, नेक्स्ट है N2O5। ठीक, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, तो ये 14 सही करना, एक 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 28, 16। कई होगी समझ सर कैसे है भाई, एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7, मास डबल 14। ठीक है, पॉइंट्स में होता है लेकिन आप 14 मान के चलिएगा। 2 है 28, ऑक्सीजन 1 है 16, यहाँ पे तो सर 1 है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो देखिएगा ये 14, अरे यहाँ 2 आइटम तो 28 आ गया, यहाँ 1 है तो 14, ये आपके पास 16, ये नाइट्रोजन है, ये 14 है। ठीक है जी, ये 32, ये 28, ये 48, ये कितना 28, ये 80, 16×5 80 भी होता होगा। ठीक है, हम लोग कहोगे सर ये इसमें ना तो ये फिक्स होगा ना तो ये फिक्स होगा, होगा भाई, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो देखिएगा मैं
इन नाइट्रोजन को फिक्स कर। अब देखिएगा कितना ज़्यादा तत्व है, 28 है, अरे इनको 28 बना लो, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लीजिएगा, 28 बन जाएगा ये, ठीक है। पर ध्यान रखना जब इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, हम लोग वैसे कैसे कर सकते हैं, अरे भाई ऐसे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मेरे को फिक्स करना है, तो इसलिए 14 2 28 होता है, तो मैंने इसके यहाँ 2 कर दूंगा मैं, वही बात है, ठीक है कि नहीं। तो ये 28, तो फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, तो कितना हो गया 32। ध्यान रखना दोनों तरफ होगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी करूँगा तो ये क्या 28, यहाँ पे कितना 32 64, ठीक है। अब देखिए ये भी 28 28 28 28 28 और 28 हो गया फिक्स। अब इसका होल नंबर रेशियो, सर होल नंबर रेशियो कैसे, अरे आ गया भाई होल नंबर रेशियो, 16 32 64 48 18, काट लो 1 2 4 ये और 5, आ तो गया यार, होल नंबर रेशियो में आ गया। एक को मैंने फिक्स कर दिया, दूसरा आपके पास क्या आ गया, होल नंबर रेशियो में आ गया, ठीक है जी। क्लियर है ना यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसकी लिमिटेशन बता दे तो आपको लास्ट, इसकी लिमिटेशन ये लिख देता हूँ मैं, इसकी क्या लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन वो सुन लीजिएगा साहब, लिमिटेशन, ठीक, लिमिटेशन क्या है इसकी, the law fails when applied to some organic compound, the law fails, fail हो गया भाई, when applied, when applied to some organic compound, to some organic compound have carbon which has tendency to link itself, क्योंकि कार्बन की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, जिसको 10th में रिमाइंड करिएगा, सेल्फ लिंकिंग की प्रोसेस को क्या बोलते थे, कैटिनेशन। तो कार्बन विच हैज टेंडेंसी टू लिंक इटसेल्फ विद other carbon atom, with other carbon atom by single double and ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि ये फेल कहाँ हो रहा है, ये फेल वहाँ हो रहा है कि सम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे कार्बन हो वहाँ पे, और हाइड्रोजन हो, दैट इज द ऑर्गेन हाइड्रोकार्बन्स, वही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जहाँ पे कार्बन की जो टेंडेंसी होती है अपने साथ सेल्फ लिंक करने की टेंडेंसी, ठीक है, अदर कार्बन के साथ, क्यों, क्योंकि उसमें डबल ट्रिपल ये बॉन्ड आता है। अब लोग होगी सर ये तो होगी रेटाफिकेशन वाली प्रोसेस, भाई रेटाफिकेशन आप लिख दिया, समझाएंगे भाई, टेंशन कर दे रहे हो, समझा रहे, चिंता क्या कर रहे हो दोस्त, समझा रहे हैं अभी, राइट डाउन कर लीजिएगा, समझा देते हैं आपको विद द एग्जांपल। लो जी, सबने सुना है मीथेन भाई साहब CH4, ठीक है, सेकेंड इज C2H6, अरे 10th में पढ़ा है ना सबने, ठीक है। मीथेन, इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे साहब, ठीक है। नेक्स्ट C3H8, ओके, निकाल लीजिएगा इनके क्या है, निकाल लीजिएगा, कार्बन का अलग कर लो, हाइड्रोजन का अलग कर लो, जो अप्लीकेबल नहीं अभी पता लग जाएगा आपको, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, देखिएगा, कार्बन 12 या फिर 24 या फिर
बोलिए। ये कार्बन का एटॉमिक 12, यहाँ पे 24, यहाँ पे 36, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, 6 है, 8 है। समझ आएगी नहीं भाई? है ठीक। कार्बन 12 है। इसके बराबर कर लेते हैं हम। कर लेते हैं, किसी को कर लीजिए, उसको कर लीजिए, किसको कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, एक ही गल है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ इसके बराबर। इसका हाफ करेंगे 12, भाई 24 का हाफ करोगे तो कितना? 12। तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो कितना? 3। इसका 1/3, क्योंकि इसके बराबर करना है 12 के, भाई साहब 12 के बराबर करना है, तो कितना होगा? 1/3 करोगे तभी तो 12 होगा। और इसका 1/3 करोगे तो, और कईयों को 8 को 3 से डिवाइड करना ही नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं? कईयों को तो 8 को 3 से डिवाइड करना ही नहीं आएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2.67। अब फेल हो गया, दिख रहा है कि ये फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? ये तो आपके पास क्या है, सभी को मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। मासेस को तो एक जो एलिमेंट है उसको तो मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो आपके पास सिंपल होल नंबर रेशियो में जो आना चाहिए वो तो नहीं है ना भाई। डेसिमल होल नंबर रेशियो में आता है क्या? नहीं आता है मेरे दोस्त, नहीं आता। इसलिए ये फेल हो गया यहाँ पे। तो ये था आपके पास इनकी लिमिटेशंस, और ये जो कंटेंट है आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया गया। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता था, कल आपको लो करवा दिए, आज आगे मोल कंसेप्ट करते, लेकिन नहीं। आपको भी पता लगे कि केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है कि नहीं? आप इसको जब आप देखते हैं तो आपको 100% आपको अलग ही कंटेंट मिलेगा, जो बाकी आपके स्कूलों में नहीं करवाया होगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि नहीं बताया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की भाई ये लिमिटेशन होती है, नहीं बताया होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की ये लिमिटेशन है, इस प्रकार की न्यूमेरिकल नहीं बताया होगा, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट फिनिश, यही होता है। लेकिन वी ट्राई टू सम डिफरेंट, ठीक है भाई। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिनको रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो मत करिए, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। आज होप, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से रिपीट करवाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।